हेलो फ्रेंड्स, आई एम हसमुख मालवीय। आज से हम इस चैनल पर रेनन मार्टिन द्वारा जो लिखी हुई जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसके बारे में हम कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। आज से हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक का जो ये बुक जो 3 भागों में डिवाइडेड है, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड एंड जो बुक थर्ड। बुक फर्स्ट है वो जो है वो जो एकदम बिगिनर लेवल की है। बुक सेकंड है वो कंपोजिशंस पे डिपेंड है, और उसका जो लास्ट वाला भाग होता है उसकी जो आंसर की होती है वो उसके बारे में फाइनल बाद में जब कभी इसके सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इज ए द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस क्या होता है ये हम सब जानते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या जब हम कुछ लिखते हैं तब हम शब्दों का यूज़ करते हैं। उन शब्दों को वी जनरली यूज़ दिस वर्ड्स इन ग्रुप, और इन जो ये जो भी वर्ड्स होते हैं इनको अब ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो क्या करता है, कंप्लीटली सेंस क्रिएट करता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो कह सकते हैं कि सेंटेंस की क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस को क्रिएट करता है, कंप्लीट सेंस को बनाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के कुछ प्रकार है। सेंटेंस आर 4 काइंड्स। सेंटेंस के 4 प्रकार हो गए। दोज विच मेक स्टेटमेंट और एजर्शंस। ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट जो ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट क्रिएट करते हो या एजर्शंस दावा क्रिएट करते हो, तो ऐसे जो सेंटेंस है वो कहलाते हैं, ये एजर्टिव सेंटेंस भी कहलाते हैं। इनको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। हमटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, ये नॉर्मल जो सेंटेंस पढ़ते हैं वही है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए इसके अंदर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके अंदर एक वर्ब है, इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब दी हुई होती है। तो ऐसे सेंटेंस को अपन क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंसेस। दोज विच मेक्स विच आस्क क्वेश्चंस। और कुछ सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं कि जो क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो उन क्वेश्चंस को पूछने पर उसका जो आंसर्स मिलता है, तो ये भी सेंटेंस है। इन सेंटेंस को अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे जो कुछ सेंटेंस है इसको अपन क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दोज हु विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट एंड एंट्रीटीज। ये एंट्रीटीज होती है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, विनती होती है, या अपन कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की क्या हो जाएगी, रिक्वेस्ट ही होती है। अब जो एंट्रीटीज होती है, जैसे कि बी क्वाइट, शांत रहो, हैव मर्सी अपॉन अस, के उसके ऊपर दया रखो, इस तरह की जो कुछ जैसे एक्सप्रेसिव जो स्टेटमेंट होते हैं वे कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्री, जो रिक्वेस्ट या एंट्रीटीज होती है ये जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब दोज विच मेक एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। कुछ जो सेंटेंस होते हैं जिसे अपन कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके ऊपर एक्सक्लेमेटरी का जो साइन भी दिया हुआ होना चाहिए पीछे इस प्रकार का, तो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स a statement or assertion is called a declarative or assertive sentences। ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट और assertions को बनाता हो उसे डिक्लेरेटिव या assertive सेंटेंस कहा जाता है। अब सेंटेंस दैट आस्क, अब आगे क्या है कि सेंटेंस दैट आस्क जो पूछता है क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अ सेंटेंस इज दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, जो ऐसे सेंटेंस हैं जो कमांड को एक्सप्रेस करते हैं। और एन एंट्रीटी इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कमांड को, रिक्वेस्ट को आदि को जो एक्सप्रेस करते हैं उसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अ सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इन सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होता ही है। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अपन ने हिंदी में एक बात पढ़ी हुई है, प्रधान, जैसे अपन कहते हैं वो उसके क्या कहते थे, प्रधान। और जो 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 सेकंड वाला जो चैप्टर होता है जो मतलब जिसके अंदर के विधेय और ऐसे इस टाइप का, ये भी ऐसा ही, ये इसका प्रधान होता है, ये इसका बाकी बचा हुआ विधेय होता है। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, अपन नॉर्मल भाषा में कहे करता, कि किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है वो तो कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है। और प्रेडिकेट में नॉर्मली क्या होगा, जो पीछे जो कुछ लिखा हुआ होता है वो सब प्रेडिकेट के अंदर माना जाता है। अपन इस सिंपल भाषा में कहेंगे तो सब्जेक्ट होता है वो तो क्या होता है, एक प्रकार का जो किसी भी कार्य में, किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति, जो काम, जो पर्सन है जो काम कर रहा है, जो पर्सन उसमें वर्क कर रहा है वो तो कहलाता है सब्जेक्ट।
और बाकी जो शेष बचा हुआ वो सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, क्या कह रहा है कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन, हम किसी पर्सन का नाम और किसी पर्सन का कोई वस्तु है उसका नाम लिखते हैं, तब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, और उस पर्सन और थिंग के बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। देखो अब जो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट तो वो होता है जो जिसके लिए बोला जाता है, या जो बोलता है वो तो सब्जेक्ट हो गया, या मान लो कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया। अब जिसके लिए वो सब बोला जा रहा है, या जो जो कुछ बोल रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोल रहा है वो हो गया प्रेडिकेट हो गया। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल, हैंस एवरी सेंटेंसेस हैज टू पार्ट। अब जो प्रत्येक सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए, ये टू पार्ट हो गए। जैसे कि मैं इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सिंपल एक बताऊं कि ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो हो गया ही, बाकी से जितना भी बच गया वो उसका होता है प्रेडिकेट हो गया। द पार्ट, अब जो सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, विच द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जो ऐसा भाग, एक जो सेंटेंस होता है इसका एक ऐसा भाग जो नेम ऑफ द पर्सन, जो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, और जिसके लिए हम बोल रहे हो या उस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि भाई के जैसे राम इज अ मैन, जैसे अपन ने ये बता दिया, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये राम, ये तो उसका हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये इस सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो पीछे वाला जो पार्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसे के अपन क्या कह देंगे, प्रेडिकेट कह देंगे हैं। अब आगे जैसे अपन पढ़ते हैं, नॉर्मली जैसे अपन कहते हैं ही इज गोइंग टू जयपुर, तो अपन कहेंगे कि ही तो इसका सब्जेक्ट हो गया, और फिर इज गोइंग टू जयपुर इसका पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जो प्रेडिकेट है वो पूरा उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, और जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कब आता है, पहले आता है, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन कई स्थानों पर इसके प्रेडिकेट के बाद में भी लिखा जा सकता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। हियर कम्स द बस, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में आ गया। स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पहले आ गया, और आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ये प्रेडिकेट है, ये बाद में आ गया। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। अब जैसे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो उसमें से छोड़ दिया जाता है, जैसे कि सिट डाउन, तो हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ये पूरा सेंटेंस क्या आता है, यू आर सिट डाउन, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, तो अब पीछे का जो प्रेडिकेट जो प्रेडिकेट होता है उसी को भी शो करवाया जाता है यहाँ पर। हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टैंड, यहाँ अपने को सब्जेक्ट मानना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंपेरेटिव जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें अपने जो सब्जेक्ट है वो अपने क्या करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। अब जैसे अपन आगे बात करेंगे इसके लिए कि भाई एक्सरसाइज इन ग्रामर। अब इसके अकॉर्डिंग अपन कुछ एक्सरसाइज है वो भी अपन जो आज सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट, के जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन से है इसको अपने को इसमें क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे कि द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, जो कैकलिंग ऑफ जीज है सेव्ड रोम, तो इसमें देखो वर्ब से पहले वाला जो भाग है, जो भी वर्ब होती है इसके जो पहले वाला भाग है वो तो होता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बाद वाला जो सेव्ड रोम दिया हुआ है ये इसका क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आगे अपन और देखते हैं। देखो जैसे द बॉय स्टूड ऑन बर्निंग डेस्क, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो यहाँ पे जो बॉय है ये तो इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और जो पीछे वाला सारा भाग है इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। फिर द ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइंड, तो ये तो इसका हो गया सब्जेक्ट, ये इसका हो गया प्रेडिकेट हो गया। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पीछे वाला भाग पूरा हो गया प्रेडिकेट हो गया, और स्टोन वॉल्स है ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, देखो डिलाइट एक वर्ब है, अस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, पहले आगे वाला तो हो गया इसका सब्जेक्ट हो गया, और पीछे वाला इसकी पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया।
फिर आगे मिस किटी वॉज रीव्ड एट द टेबल वन डे। मिस किटी सब्जेक्ट है और जो इसके पीछे वाला जो पूरा भाग है ये क्या बन गया, इसका प्रेडिकेट बन गया। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ये इसका सब्जेक्ट, पीछे वाला भाग प्रेडिकेट हो गया। बैड हैबिट ग्रो अनकॉन्शियसली, जो बैड हैबिट्स सब्जेक्ट हो गया, पीछे वाला पूरा भाग इसका प्रेडिकेट्स हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों रिवॉल्व्स होती है, तो ये द अर्थ है, ये तो इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और ये जो पूरा भाग इसका प्रेडिकेट बन गया। इसी प्रकार की ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें कोई इतना टफ कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ नहीं है, वरना इसके बारे में अपन जरूर डिस्कस करते। जैसे यहाँ पे द गिल्टी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज। देखो ये यहाँ पे तो इसकी दी हुई है वर्ब, और ये उसका हो गया सब्जेक्ट, गिल्टी कॉन्शियस, ये पूरा कौन सा ही पूरा वर्ब दिया हुआ है, ये पूरा इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वाला भाग तो पूरा सब्जेक्ट है, और ये इसका प्रेडिकेट हो गया। द ब्यूटीफुल रेनबो सोन, द ब्यूटीफुल रेनबो सोन फेडेड अवे। अब जो ब्यूटीफुल रेनबो ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया, सोन इसकी एडवर्ब है, फेडेड अवे इसका प्रेडिकेट है, मतलब पीछे वाला भाग पूरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में और आगे हम जो पढ़ते जाएंगे तब और अच्छे से आगे कोई सेंटेंस आएगा तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लाइव्स अ हर्मिट, कि टॉप ऑफ द हिल्स पर हर्मिट रहता है, तो अपन क्या कहेंगे, ये पूरा तो इसका भाग हो गया प्रेडिकेट, और यहाँ तक का जो भाग है ये इसका ये जो वाला जो भाग है ये पूरा क्या क्या भाग बन गया, ये इसका सब्जेक्ट बन गया। आगे जो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो है द फ्रेज एंड द क्लाउज, इसका जो थर्ड चैप्टर है फ्रेजेस एंड द क्लाउजेज, कि भाई कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं इसमें कुछ सेपरेट फ्रेजेज होती है, कुछ क्लाउजेज भी होती है, वो क्या क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस, ये क्या करते हैं अपने आप में एक सेंस बनाते हैं, ये क्या करते हैं अपने आप में क्या बनाते हैं, सेंस बनाते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल ये लिखने से उस सेंटेंस का पूरा सेंस आ जाएगा, कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, के ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो बनाते हैं लेकिन कंप्लीट उसका मीनिंग नहीं देते, इज कॉल्ड फ्रेज, और ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर फ्रेजेज, जो फॉलोइंग सेंटेंस में जो बोल्ड में लिखा हुआ है, जो गहरे काले अक्षर में लिखा हुआ है वो इसके फ्रेजेज है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट फ्रेज है, हमटी डपटी सेट ऑन अ वॉल फ्रेज है, देयर कैम अ जियन टू माई डोर, ये जो फ्रेज है, इट वॉज द सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये भी फ्रेज है। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स ये फ्रेज है। शो मी हाउ टू डू इट, ये भी क्या है, एक प्रकार की फ्रेज है। अब एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन द सब्जेक्ट। अब देखो फर्स्ट जो अपन ने इसमें जो क्या कह रहा है ये कि अभी इसमें पहचानो कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये क्या है, तो देखो फर्स्ट में तो सीधी बात है ऑफ गोल्ड लिखा हुआ, चेन ऑफ गोल्ड, ये तो इसका क्या है, फ्रेज है, ठीक है। अब लेकिन जो सेकंड कंडीशन है ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड जो कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, तो यहाँ पे फ्रेज नहीं है, यहाँ पे तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का फ्रेज बन गया है। ऐसे अपन सेंटेंस बहुत से आएंगे आगे, अपन ऐसे ही देखते रहेंगे। फिर आगे देखते हैं, such a group of words which forms part of a sentence contain a subject and predicate is called a clause। अब जैसे कुछ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे ये वाला जो भाग दिया ऑफ गोल्ड ये तो फ्रेज है, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसकी पर्सनल उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, उसका प्रेडिकेट होगा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहा जाता है, क्लाउज कहा जाता है। अब जैसे आगे देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लाउज। अब देखो कुछ जो फॉलोइंग सेंटेंस में कुछ कुछ क्लाउज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, तो देखो हु ये जो क्लोज होते हैं ये किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए होंगे। वी कैनॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, तो यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, इस प्रकार के किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए होते हैं क्लॉज। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को
अपन क्या कहेंगे, क्लॉज कहा जाता है। आगे चैप्टर नंबर 4 है पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। जो वर्ड्स है वो कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। देखो प्रत्येक अंग्रेजी पढ़ने वाले को, अंग्रेजी जानने वाले को, अंग्रेजी को समझने वाले को पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी होती है। इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद में किसी भी बुक को पढ़े तो उस प्रत्येक सेंटेंस में या प्रत्येक उस लाइन में से अपन क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को सेलेक्ट करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। वे अपने यूज के लिए, अपने काम के अनुसार वो सेंटेंस में आते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। कोई पूछे कि कितने प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, अपन को कह देंगे कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अब जैसे नाउन पहला, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। पहला है नाउन। नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह आदि के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन के नेम के रूप में, प्लेस के नेम के रूप में, और थिंग के नेम के रूप में यूज किया जाता है। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, कोलकाता इज ऑन द ब्लैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, द रोज स्मेल स्वीट्स, द सन शाइन्स ब्राइट, हिज करेज वॉन हिम ऑनर। ये प्रकार के सब नाउन के एग्जाम्पल्स है। द वर्ड थिंग्स इंक्लूड्स ऑल, देखो द वर्ड थिंग्स इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। अब देखो एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैनॉट परसीव बाय द सेंस। ये जो किस में आते हैं, नाउन के अंदर आते हैं। फिर दूसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। कि किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए जिसका यूज किया जाता है, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, एडजेक्टिव कहा जाता है। ही इज अ ब्रेव बॉय, देयर आर 20 बॉय इन द क्लास। ये देखो ये इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ये ब्रेव, ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे बॉय कैसा है, ब्रेव है, बॉयज कितने हैं, 20 है। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल है। आगे हम पढ़ेंगे इसको एकदम पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हुए, मतलब पूरी तरह से अपन कहते हैं विस्तारित रूप में इसको अपन पढ़ेंगे। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इंस्टेड ऑफ ए नाउन, के नाउन के इंस्टेड पे अपन जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जॉन इज एब्सेंट, अब जॉन के लिए इसमें ही आ गया। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम, अब देखो दैम ये किसके लिए आया, बुक्स के लिए आया। फिर आगे है अ वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। कि किसी कार्य का होना या पाया जाता हो, किसी कार्य का करना या होना, एक्शन और स्टेट, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। देखिए यहाँ पे ये जो रोट है इस राइट की सेकंड फॉर्म है, तो ये इसका क्या हो गई, वर्ब हो गई। कोलकाता इज, ये बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई। आयरन एंड कॉपर, ये बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इसके बारे में आगे अपन बहुत पूरी तरह से इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, बताया गया है, तो अपन देखेंगे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग। अब जो एडवर्ब है वो भी किसी को क्वालिफाई करता है, लेकिन किस किस को क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को, ये वर्ब की विशेषता बताएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ये विशेषण की भी विशेषता बताएगा, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। और कोई और भी कोई एडवर्ब साथ में आई है तो उसको भी ये क्या कर देगा, क्वालिफाई कर देगा। तो एडवर्ब इज ए वर्ड which is used to add something या which is used to qualify the meaning of a verb, adjective or another adverb. He worked the sum quickly. He worked the sum quickly के वह जो जोड़ बाकी है वो एकदम क्विकली फास्ट करता है, तो इसका जो इसने क्या कर दिया, वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इस फ्लावर को, इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया। या अपन कहेंगे इसने भी क्या कर दिया, ये पूरी तरह से इसको भी ये क्या कहते हैं, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इसकी एडजेक्टिव होगी और एडजेक्टिव को इस वेरी ने क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट क्विकली, करेक्टली। अब जो करेक्टली भी एडवर्ब है, क्वाइट भी एडवर्ब है, तो इसने एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर दिया। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज विद ए नाउन और प्रोनाउन। जो प्रोनाउन और नाउन के साथ में यूज होते हैं टू शो, और दर्शाते हैं हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन एंड प्रोनाउन स्टैंड इन द रिलेशन टू समथिंग एल्स। किस नाउन और प्रोनाउन किसी और पर्सन के साथ में किस प्रकार से उसके साथ में जो रिलेशन के रूप में खड़े हैं, ये प्रोनाउन प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशन क्या बताता है कि प्रीपोजिशन आने पर किसी भी नाउन का, किसी भी
किसी भी नाउन का किसी अन्य नाउन के साथ में संबंध को दर्शाता है। जैसे देयर इज अ काउ इन द गार्डन, ये गाय कहाँ है, गार्डन के अंदर है, तो गार्डन का और गाय का संबंध बता दिया। ये इन इसकी क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये म्यूजिक का क्या है, शौकीन है, तो इस म्यूजिक का ये शौकीन हो गया, तो ये शौक और म्यूजिक का आपस में संबंध बता दिया। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्रीज, तो बैठी हुई है ट्री के नीचे, तो ये बैठना और पेड़ दोनों के बीच में क्या बता दिया, इसने संबंध बता दिया, रिलेशन बता दिया। फिर होता है कंजक्शन। कंजक्शन इज वर्ड विच यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, कि दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है। रामा एंड हरी आर कजन्स, तो ये एंड को एंड ने मिला करके राम और हरी को जोड़ दिया। 2 and 2 मेक 4, तो इसने 2 और 2 को जोड़ दिया एंड से। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, तो इसने आई मिस द ट्रेन, इस सेंटेंस को अलग अलग करेंगे तो आई रन फास्ट फुल स्टॉप आई मिस द ट्रेन, तो दोनों को मिला कर दिया आई रन फास्ट और सब्जेक्ट को हटा करके बट लगा दिया, मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। तो इस प्रकार के ये होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। एंड फिर इंटरजेक्शन होते हैं, इज वर्ड विच एक्सप्रेस सम फीलिंग्स। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, अगर अपने मन की जो फीलिंग्स होती है और किसी भी सेंटेंस में कुछ फीलिंग्स होती है, जैसे अलास सी इज डेड, ओह सी इज डेड, हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, ये मतलब जो आनंददायक दुख भरी जो कुछ फीलिंग्स होती है वो जब सेंटेंस में आ जाते हैं तो ऐसे सेंटेंस को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। हुर्रा, एलास, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे। सब मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर। अब मॉडर्न ग्रामर क्या करती है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर डिटर्मिनर्स को भी इंक्लूड कर रही है। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स लाइक ए एंड द, दीज दैट, दीज दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हीज, वन, टू एटसेट्रा, विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन, जो नाउन की लिमिट का, नाउन की जो मीनिंग होती है उसके लिमिट को डिटरमाइन करती है। दैट फॉलोज इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर, ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए, एन और द आर क्लास्ड अमॉन्ग एडजेक्टिव। और जो क्या कहता है कि भाई के जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, उसमें सभी प्रकार के जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो ए, एन और द के साथ में, ए, एन, द के साथ में एडजेक्टिव के बीच में उसको मतलब जोड़ दिया जाता है। अपन देखेंगे इस बुक में बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें। As words are divided into different classes according to the work they do in sentence. As words are divided into different classes, कि कुछ शब्द है तो कई क्लासेस के अंदर डिवाइड किए हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके काम के अनुसार, दे डू इन सेंटेंसेस, इट इज क्लियर दैट वी कैनॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये किस प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच है। अ वर्ड बिलोंग अनलेस we see it used in a sentence, they arrived soon after। जैसे यहाँ पे आफ्टर है तो ये अपन देखेंगे कि भाई कि ये आफ्टर के बाद में अराइव हुआ है, तो ये मतलब क्या है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो अपन कहेंगे एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, देखो एक ही शब्द को अलग अलग जब प्रकार से आता है तो वो मतलब कहाँ आ रहा है, वो क्या काम कर रहा है, इस प्रकार से उसका जो नाम है वो उस प्रकार से अपना नाम तय होता है। जैसे अपन देखेंगे दे अराइव्ड सोन आफ्टर, कि मतलब सोन आफ्टर, इसने क्या कर दिया, जो सोन है एडवर्ब है, इस ये जो सोन शीघ्र आएगा लेकिन आफ्टर बाद में, तो इसने दोनों को क्या कर दिया, इसने सोन को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए क्या कहलाएगी, इसमें एडवर्ब हो गई। अब आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर अस, के उसके बाद में, तो इसने अस को क्वालिफाई किया, और जो अस प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम किया, या अपन यूँ कहेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध को बताया, इसलिए ये प्रेपोजिशन हो गई आफ्टर। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब देखो दो सेंटेंसेस थे, इन दोनों को जोड़ने का इसने काम किया आफ्टर, इसलिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कंजक्शंस कहा गया। फ्रॉम द above example we see that the same word can be used at different parts of speech। इस एक्सरसाइज में अपन देखते हैं कि कौन कौन किस टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि पहला, स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल्स वाटर रन डीप। तो देखो पहले पार्ट में स्टिल वाटर्स रन डीप, यहाँ पे जो अपन ये में पूछा गया, नेम द पार्ट ऑफ स्टिल्स वाटर्स रन डीप। इसकी जो एक्सरसाइज है अपन जो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।